दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सुर्खियों में हैं, चाहे कंगना रनौत से विवाद को लेकर मामला हो या हाल ही में जो ड्रग्स को लेकर विवाद चल रहे हैं उसका मामला हो। कहीं ना कहीं उद्धव सरकार कटघरे में है, उद्धव सरकार शक के घेरे में है। और दिशा सालियन की जो मौत हुई है उसमें भी कहा यह जा रहा है कि उस समय उनके बेटे वहाँ मौजूद थे। हालांकि इसमें सत्यता कितनी है ये तो जांच के बाद पता पड़ पाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार संकट में ज़रूर है। और न केवल इन कारणों के विवादों की वजह से बल्कि उनके सहयोगी दलों से भी उनके तालमेल ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता भी महाराष्ट्र सरकार के कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। तो आज प्रोग्राम के माध्यम से उद्धव ठाकरे को लेकर तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। उनकी सरकार कब तक चलेगी, सत्ता सुख उनकी कुंडली में कैसा है, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, क्या क्या उनको नई चुनौती पेश सामने वाले विपक्षी दल करेंगे, उनसे वो कैसे उभरेंगे। इन तमाम पहलुओं पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फटाफट उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपके सवाल आचार्य जी से पूछ लेता हूं। सबसे पहले आचार्य जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, चूँकि उद्धव सरकार को लेके कई मामलों को लेकर वो कटघरे में है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सरकार कितना आगे तक जाएगी। अभी इस सरकार के आगे तक जाने का एकदम प्रश्न है तो ये सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी और उम्मीद था 2022 भी इस सरकार का नहीं आ पाएगा, 21 तक जा सकते हैं। ये कारण उसके पीछे मुख्य ये है कि जब भी कभी कोई सरकार बनती है, ज्योतिषीय आकलन मित्रों इस मामले में बहुत स्पष्ट होता है। जैसा महाराष्ट्र सरकार विजय हुई, पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय इन्होंने फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया। बाद में फिर इनकी स्थिति ये बनी कि जब फडणवीस जी के मुख्यमंत्री को लेते हुए ये चुनाव लड़ा गया, इस चुनाव में भी सरकार को बहुमत प्राप्त हुआ शिवसेना के साथ में। अब बीच में स्थिति बनती है कि व्यक्ति के संबंध कैसे रहेंगे, तो वहाँ उद्धव जी ने अपने संबंध बीजेपी से तोड़कर अपनी खुद की सरकार बना ली। ये अवसरवादिता एस्ट्रोलॉजी में कहलाती है। इसमें आपके पूर्ण योग के आप मुख्यमंत्री नहीं हो। पूर्ण योग का मुख्यमंत्री वो होता है जिसके मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, वह जीत कर आ जाए, तो वह पूर्ण मुख्यमंत्री कहलाता है। और आप सरकार लेकर आ जाओ, फिर आप दूसरे व्यक्ति को चुनो, तो वो मुख्यमंत्री की श्रेणी में नहीं आता है, वह कृपा पात्र होता है। आज उद्धव ठाकरे को देखें तो शिवसेना कांग्रेस की और एनसीपी की कृपा पात्र है। जिस दिन बात खींचेंगे उस दिन औंधे मुँह गिर जाएंगी। तो पहली बात तो ये कि ये पूर्ण योग वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसलिए इनका गिरना ज्योतिषीय दृष्टि से तय है। अब दूसरी स्थिति इसमें बनती है, गिरे कैसे और क्या स्थिति बनेगी। तो आज देवेंद्र फडणवीस जी की यदि कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनकी कुंडली में मंगल सूर्य बुध हैं और अभी उनको बुध की महादशा 2022 तक चल रही है। तो इस समय में देवेंद्र फडणवीस जी की जो स्थिति राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं है। यदि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस का कोई उत्तराधिकारी या कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ लेगा, तो जिस दिन उत्तराधिकारी ढूंढेंगे उसके 3 महीने में उद्धव सरकार अपने आप ही बीजेपी को समर्थन देगी और सरकार बीजेपी की इसमें बन जाएगी। यह मामला है फडणवीस जी और उद्धव ठाकरे का। तो फडणवीस जब तक हैं तब तक उद्धव ठाकरे इनसे नहीं मिलेंगे और इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो दूसरा जब व्यक्ति आएगा फिर उसमें इनकी सरकार बनेगी, वो सरकार पूर्ण रूप से चलती रहेगी। तो आपका जो प्रश्न है कि उद्धव जी की सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, तो इस कुंडली के हिसाब से, महाराष्ट्र की कुंडली के हिसाब से और शिवसेना की कुंडली है उसके हिसाब से उद्धव सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। अच्छा आचार्य जी, अभी आपने बताया कि कृपा पात्र मुख्यमंत्री हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 3-4 दलों की उन पर जब तक कृपा है तब तक वो बने रहें। हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने महाराष्ट्र सरकार के बारे में बताया, हम ये जानना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे की व्यक्तिगत कुंडली की यदि अपन बात करें, वो क्या कहती है, उनकी कुंडली में कितना सत्ता सुख है। इसमें भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है इस तरह की कुंडलियों को रीड करना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक सरकार या एक संगठन को तैयार करता है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा,
कई उत्तराधिकारी फेलर के रूप में काम करते हैं, फिर दूसरा उत्तराधिकारी सही आ जाता है और उसको वह सत्ता सौंप देते हैं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी की जो कुंडली बनती है, चूंकि शनि चतुर्थ स्थान पर है गुरु के साथ में, इसलिए इनको पिता की सत्ता का सुख प्राप्त हुआ और ये शिवसेना के प्रमुख बन गए। लेकिन स्थिति इसमें यह बनती है कि पंचम भाव का स्वामी शनि है, वो भी चौथे स्थान पर है, तो ये अपने बच्चे के कारण अपने प्रभाव को जीरो करेंगे और वो स्थिति अभी आप देख भी रहे हैं कि संतान के कारण इनकी बदनामी इसमें हो रही है। तो इसमें यदि लंबे समय की बात करें उद्धव ठाकरे जी की, तो ये लंबे समय तक राजनीतिक कुंडली नहीं है। व्यवस्थाओं की कुंडली बहुत अच्छी है, लोगों को लेके चलने की कुंडली अच्छी है, परंतु राजनीति में जो चंचलता चपलता जिस तरह से होना चाहिए वो उस कुंडली में नहीं है। और जिन लोगों के द्वारा ये खेल रहे हैं वहाँ पर ये मात खाएंगे, क्योंकि राहु चंद्रमा का द्वादश स्थान पर जब योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति आंखों से अंधा होता है। अंधे का यहाँ तात्पर्य यह है कि व्यक्ति खुद सरकार नहीं चला पाता, दूसरे की बातों में आकर व्यक्ति सरकार को चलाता है। तो यहाँ अंधेपन से संबंध यह है कि दूसरे की बातों में आकर ये सरकारें चलाएंगे और अपने काम को करेंगे। तीसरा, सूर्य शुक्र का लाभ स्थान से गुजरना। सूर्य अच्छा है, लाभ स्थान से होता है, तो एक बार मुख्यमंत्री बनना था, उसने मुख्यमंत्री इनको बना दिया। लेकिन अभी गुरु की महादशा नवंबर 2019 से इनको प्रारंभ हुई, तो 24 नवंबर 2019 के बाद से इन्होंने शपथ भी ले ली, जो इनका योग था। नवंबर 2020 तक केतु की अंतर्दशा है गुरु में, तो केतु की अंतर्दशा नवंबर 2020 तक तो ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही शुक्र आएगा नवंबर 2020 के बाद इनकी बदनामी होना शुरू होगी और बहुत बुरी परेशानी में ये फंस जाएंगे। तो ये जो कुंडली बताती है, महाराष्ट्र के साथ उद्धव ठाकरे जी का जो संबंध है नवंबर तक का संबंध है। नवंबर के बाद जितने दिन ये खींच जाएं उतने दिन ये खींच जाएंगे और उसके बाद इनकी परिस्थिति विपरीत होगी। तो वहाँ उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के विशेष योग का अध्ययन करते हैं, तो पिता के द्वारा दी हुई गादी का ये उपभोग कर रहे हैं और सत्ता में चूंकि बेईमानी भी चलती है, सब कुछ चलता है, तो अवसरवादिता भी इसमें होती है। तो उस अवसरवादिता का फायदा उठाकर मुख्यमंत्री बन गए हैं, सूर्य के कारण भी मुख्यमंत्री बने हैं, परंतु अब इनका राजयोग समाप्त हो चुका है। जितने दिन ये चल जाएं उतने दिन चल जाएं, कुंडली राजनीतिक पूर्ण रूप से ये नहीं है। मतलब नवंबर के बाद तो आपने स्पष्ट संकेत दे ही दिए कि नवंबर तक इनका सत्ता सुख मतलब नवंबर तक कह सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, अभी जो ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ, राहु केतु ने जो राशि परिवर्तन किया, शनि जो मार्गी हो रहे हैं, वो कुछ इनको बचा पाएंगे क्या? इसमें बचा पाना नहीं होता युवराज जी, इसमें मैं बहुत स्पष्ट क्लियर करूंगा। जब सरकार चल रही हो और कोई व्यक्ति सत्ता को लूटने आ जाए या सत्ता का मोह में दूसरी पार्टियों को धोखा दे के आ जाए, तो फिर जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे महामारियों को लगातार फैलना, इनसे अनकंट्रोल होना, साधु सन्यासियों की हत्याएं होना। साधु सन्यासियों की हत्या होने का मतलब ये है कि आपका सर्वनाश सुनिश्चित है, क्योंकि एक एक साधु मरता है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए हत्याओं का पाप उस पर चढ़ जाता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिल्म डिवीजन में गुलशन कुमार मरा तो सारे दाऊद लोग सब साफ हो गए। महात्मा गांधी की हत्या से जिस तरीके के लोग थे वो सब नष्ट होना शुरू हो गए। तो ऐसे जो प्रकृति का एक धुरंधर जीव होता है, तो प्रकृति उसको नष्ट करवा देती है दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, तो उसके जितने भी पुण्य होते हैं वो पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये पुण्य नष्ट हो रहे हैं उद्धव जी के, जिस तरह से वहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। तो उन घटनाओं के माध्यम को लेकर देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार को लेकर देखते हैं और महाराष्ट्र की भूमि को लेकर देखते हैं। तो महाराष्ट्र की भूमि लगातार उद्धव जी से पाप कराती जाएगी। उद्धव जी के जैसे ही पुण्य पूरे नष्ट होंगे, उद्धव जी धरातल पर होंगे, इसके बाद कभी भी जिंदगी में नहीं उठ पाएंगे। तो ये जो स्थिति महाराष्ट्र के साथ बन रही है, वो सरकार की स्थिति ये है कि जब आप गलत बैठे हो तो गलत तरीके से ही आप जाओगे। हाँ, मैं इसी पे आने वाला था आचार्य जी, चूँकि आपने बताया उनके कार्यकाल में पालघर में साधु संतों की हत्या हुई, और सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना की तो पूरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की थी, मतलब वो तो पूरा सबसे बड़े नंबरदार थे हिंदुत्व के, और वो अचानक ऐसा पलटा खा गए। तो ये किसी ग्रह की वजह से पलटा खा रहे हैं? ये स्वार्थ में व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। अच्छा, यहाँ स्वार्थ इन्होंने सिद्ध किया और ये वहाँ पलटा खा गए। हिंदुत्ववादी कहना ठीक नहीं है कि भारत के साथ हुआ क्या है। इन सेकुलरवादियों ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की। जब भी कोई बात आती है, दलित की लड़की के साथ ऐसा हुआ, ब्राह्मण की लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ जब मुस्लिम की बात आती है तो मुस्लिम के साथ हुआ। वहाँ मुस्लिमों का नाम नहीं लेते हैं कि हज्जाम के साथ हुआ, कय्याम के साथ हुआ, इन लोगों के साथ हुआ। वहाँ एक पार्टी लेकर आते हैं। जो भी इतने लोग, हिंदुत्व का पूरा एक दुनिया में एकमात्र देश है, उस देश को भी आप बदनाम कर रहे हो लगातार। तो उस बदनामी के कारण जो परिस्थिति विपरीत बनती है,
वो स्थिति यहाँ पर बेकार है। इसलिए हिंदुत्ववादी करना ये गलत है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी नहीं होगा तो क्या होगा। जब सरकार लोग ज़्यादा हैं, लोग वोट दे रहे हैं, तो लोग उसको हिंदुत्ववादी के रूप में बदनाम करते हैं। ये विपक्ष का काम उसको बदनाम करना। उनकी सरकार में भी मुस्लिम मंत्री हैं, RSS इसमें शिवसेना में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, पर उसको कोई लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। तो यहाँ ये कहना है कि वो हिंदुत्ववादी हैं तो ये गलत है, क्योंकि आतंकवादियों का विरोध हर व्यक्ति करेगा। और आतंकवादी मुसलमान हो रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आदमी आतंकवादियों का विरोध ही न करे समाज में होने के कारण, या आप उनका विरोध करोगे तो आप आतंकवादियों के साथ हो जाओगे। तो वो सब चीज़ें गलत हैं। तो हिंदुत्ववादी पूरा दुनिया में हिंदुत्व फैलने वाला है, भारतीय संस्कृति का डंका भी बजने वाला है। इसलिए ये शब्द बोलना कि हिंदुत्ववादी छवि, ये सब गलत है। बीजेपी भी आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, भारतीय संस्कृति का बज रहा है। मुस्लिमों की स्थिति तो पाकिस्तान में देख लेती, मुस्लिम क्या है, उनका धर्म क्या है, पाकिस्तान बता देगा, बांग्लादेश बता देगा, बाकी मुस्लिम कंट्रीज बता देंगी। और अभी जो झगड़े आपस में चल रहे हैं ईसाई मुस्लिमों के चल रहे हैं, तो उस स्थिति से तो हम बहुत बाहर हैं। तो इस छवि को हिंदुत्ववादी बताना बहुत गलत है, और इसी छवि से लोग बाहर आएंगे और वापस सत्ता का जो सुख मिलेगा महाराष्ट्र सरकार में, फिर बीजेपी आएगी और फिर उससे इनको लाभ मिलेगा। तो जो छवि है उनकी वो गलत बताई जा रही है। बाकी जिस रास्ते पे है वो रास्ता उनका शिवसेना का ठीक है, क्योंकि बाल ठाकरे गलत व्यक्ति नहीं थे और उनके द्वारा जो सत्ता खड़ी की गई है वो भी गलत नहीं है। तो इनको शिवसेना को मिलाकर ही सत्ता बनानी होगी और तभी ये चल पाएंगे। अच्छा आचार्य जी, एक बात हो रही है, चूंकि जिन सहयोगी दलों के समर्थन से ये सरकार में है, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी, ये लगातार दबाव बनाए हुए हैं, तो इन दोनों में से मैं जानना चाह रहा हूँ कौन इनको डेंट देगा? एनसीपी ज़्यादा डेंट देगी या कांग्रेस है? किसकी वजह से सरकार गिरेगी? ये दोनों तो इनको डेंट नहीं देंगे, क्योंकि उनकी तो अवसरवादी लोग हैं वो, और अवसर उनके पास में है, सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है। अब वो खुद ही ऐसे लोग हैं कि अभी बकरा कटने पहुंच जाए और व्यक्ति काट दे, तो इसमें उस व्यक्ति की समझदारी थोड़ी है कि मैंने इसका बहुत बड़ा लाभ लिया। जैसे बोलते हैं कि शरद पवार बहुत बड़े राजनीति के चाणक्य हैं, उन्होंने सरकार बना लिया, खुद ही मुर्गा पहुंचा कटने के लिए तो उन्हें काट दिया। तो वहाँ पर उनकी स्थिति बहुत अच्छी इसमें नहीं है। आज भी चुनाव होंगे तो आज भी बीजेपी जीत कर आएगी। कहना मेरा ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली में इतना अच्छा राजयोग नहीं है कि वो महाराष्ट्र की सरकार को वापस चला पाएँ। इसलिए इनको देवेंद्र फडणवीस जी का अल्टरनेट ढूंढना चाहिए और उसको आगे करना चाहिए। और अभी भी सरकार नवंबर के बाद कभी भी इस विधि से गिर जाएगी। अच्छा आचार्य जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये सरकार नवंबर के बाद गिर जाएगी, तो बीजेपी के कितने प्रबल योग बनते हैं? मान लो अपन उसको हटा दें, देवेंद्र फडणवीस को यदि हटा दिया जाए, तो बीजेपी के कितने प्रबल योग सत्ता में? बीजेपी के प्रबल 100% योग प्रबल हैं, क्योंकि आने वाले समय में धर्म ध्वजा फहराने वाली है। आपको अकेले महाराष्ट्र को लेकर नहीं बैठना पड़ेगा, पूरे भारत को आपको देखना पड़ेगा, दुनिया को देखना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अकेले महाराष्ट्र पर नहीं चलती है। आप पूरी दुनिया बदलते हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, तो आपके अंदर जो पिंड है वो ब्रह्मांड का पिंड है। तो ब्रह्मांड में अब सुधार आने वाला है। ब्रह्मांड में सनातन संस्कृति की जो विशेषता है वो आने वाली है। जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, परंतु सनातन संस्कृति में जो लिखा हुआ है, आदमी उसी से ही इंसान बन पाएगा। बाकी तो धर्म दूसरे देख लिए, इंसान बनने गए थे, आतंकवादी बन के चले आए। तो वो सब चीज़ें तो हैं, पर हिंदू आज भी अपनी संस्कृति को लेकर बहुत अच्छा है और वो परिस्थिति इनकी बहुत सही है। अच्छा, एक चीज़ और देख रहा हूँ आचार्य जी, आपने शिवसेना की भी कुंडली बनाई है जी। तो यदि इस शिवसेना की सरकार, मतलब उद्धव सरकार गिर जाती है, तो शिवसेना का भविष्य क्या होगा? शिवसेना का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ भी राज ठाकरे जी को जो अलग किया वो गलत किया है। राज ठाकरे एक्चुअल उत्तराधिकारी उनके वही थे। अब बीच में चूंकि इनके योग थे और पिता की गादी इनको मिलनी थी, इसलिए इनको गादी मिल गई। तो आने वाले समय में यदि शिवसेना आज बीजेपी के साथ तालमेल नहीं बैठाएगी तो शिवसेना पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें शिवसेना की कुंडली में केतु साथ में है। आपको धर्म को लेकर चलना ही पड़ेगा, और धर्म को लेकर चलना है तो बीजेपी को भी लेकर चलना पड़ेगा। और बीजेपी से आप अब अलग होते हैं तो झंडा खाली डंडा बन के रह जाएगा, झंडा आपका उड़ जाएगा। तो वहाँ आपको इसमें उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को बहुत नुकसान होगा। और शिवसेना को पनपना है तो राज ठाकरे को भी लेकर चले और अपनी स्थिति बहुत क्लियर करे, और जिस मुद्दे को लेकर शिवसेना बाल ठाकरे जी ने तैयार की थी उन चीज़ों से ना भटकें। गादी आएगी जाएगी, सब चली जाएगी। आज शिवसेना में यदि हम देखें बाल ठाकरे जी की आज स्थिति प्रधानमंत्री से भी बड़ी स्थिति, उनसे ज़्यादा वे पूजे जाते थे। कोई जरूरी थोड़ी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर आए। उद्धव ठाकरे यदि सीएम नहीं भी बनते तो सीएम से ज़्यादा उद्धव ठाकरे की वैसे भी चल रही थी। सिर्फ सत्ता के मोह में आकर बैठ गए और अपनी जो प्रतिष्ठा थी, अपने परिवार की जो प्रतिष्ठा थी, अपनी पार्टी की जो प्रतिष्ठा थी, उसको उन्होंने दांव पर लगा दिया। तो अब वापस प्रतिष्ठा को बनाने के लिए ये सब इनको करना होगा,
अन्यथा इनका भविष्य जीरो हो जाएगा। और शिवसेना की जो कुंडली का वो है राहु और मंगल सप्तम, शुक्र छठे स्थान पर, ये इनके लिए ही घातक सिद्ध हो जाएगा। मतलब इनको अपनी आइडियोलॉजी में वापस पुरानी आइडियोलॉजी में लौटना पड़ेगा। उनकी जो एक कट्टर छवि है हाँ। उस पर उनको लौटना पड़ेगा, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, एक चलते एक छोटा सा सवाल और मैं ले लूँ। ये चूंकि ड्रग्स का जो मामला भी चल रहा है उसमें बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग तो शामिल हैं, लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन नजर आता है कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये संरक्षण दे रहे हैं ऐसे अपराधी को। तो ये मामला इनको कितना डेंट पहुंचाएगा, कितना नुकसान? ये जब वो पाप चढ़ता है, मैंने बताया ना आपसे, ये जो सन्यासी साधु मारे गए हैं वो साधु यूं ही नहीं मरे हैं, उनकी एक शहादत है जो कहीं ना कहीं इस उद्धव ठाकरे के पूरे खानदान को नष्ट कर देगी। जैसे आप देखें, इंदिरा गांधी ने 1966 में साधु सन्यासियों पर गोली चलवाई थी, हजारों सन्यासी साधु मारे गए थे, अष्टमी का दिन था। इंदिरा गांधी की मृत्यु का संबंध अष्टमी से, राजीव गांधी की मृत्यु का संबंध अष्टमी से, संजय गांधी की मृत्यु का संबंध अष्टमी से, और लगातार एक के बाद एक घातक मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। तो ये ऐसा ही होता है, ये प्रकृति प्रदत्त सत्य है। यदि प्रकृति में साधु सन्यासियों पर, सज्जन व्यक्तियों पर यदि आप अत्याचार करोगे तो राम भोले का ही होता है, और वहीं राम, जब राम का तीर चलता है तो किसी को दिखाई नहीं देता, और वह निस्ते नाबूद कर डालता है। तो वो स्थिति इनके साथ भी होने वाली है। लगातार ये खुद भी ड्रग्स में फंसेंगे, नहीं फंसेंगे तो खुद को इतने गंभीर रोग इनके यहाँ हो जाएंगे कि ये उस रोगों से ही नहीं उबर पाएंगे। तो ऐसा इन ग्रहों से होता है कि आप जो पाप करते हो, जब पाप चढ़ता है तो फिर किसी भी स्थिति में कोई कैसे भी ग्रह योग लेके पैदा हो जाए, वह कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, आपने भोले का भगवान होता है। अब जिस तरीके से ये ड्रग्स के मामले में लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको डेंट पड़ेगा। तो आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण विवेचना की, 4-5 कुंडलियाँ आपने महाराष्ट्र की बनाई, शिवसेना की बनाई, देवेंद्र फडणवीस की बनाई, और विस्तार से इतना हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये था हमारा खास प्रोग्राम उद्धव ठाकरे सरकार पर केंद्रित। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।